है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम सुलझाएंगे आपकी टैक्स से जुड़ी जो भी छोटी छोटी उलझने हैं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। हमारी एक ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, आप उसके जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। चाहे तो अपने सवाल की एक क्लिप भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। फोन नंबर भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए अब आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाते हैं उसकी मदद से आपको किस तरह के टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ये डिस्कशन हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो महीना होता है इसमें अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करते हैं। आप अपने ऑफिस में अपने अपने ऑफिस में आप ये कर भी रहे होंगे। तो ऐसे में टैक्स बचाने के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहे होंगे, कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ले रहे होंगे। तो हम उसमें आपकी आज मदद करेंगे, इस डिस्कशन के जरिए उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं इसमें, एटीडी, एटीसी, एटी डबल डी, इस तरह के काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं जो कि आपको मदद करते हैं। अगर आपने किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसमें आपको किस तरह का टैक्स फ़ायदा हो सकता है। तो स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ आपको अपनी वेल्थ बचाने में भी मदद मिलेगी। और इस खास चर्चा में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए विमल पुनिया जी। विमल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। आज पहली बार आपसे इंटरेक्शन हो रहा है सर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन के जरिए काफ़ी सारे जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो कि इस वक्त इस वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे होंगे, उनको इस डिस्कशन के जरिए मदद भी मिलेगी। तो जैसा कि हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे, हमने इंट्रो किया कि काफ़ी सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं जिसके ज़रिए आप अपने टैक्स बचा सकते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले सेक्शन 80D में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस के ज़रिए के कराने के बाद अगर आप कुछ प्रीमियम दे रहे हैं सेल्फ के लिए या फिर फैमिली के लिए, तो उसमें किस तरीके से फ़ायदा होता है, ये आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। लास्ट फ्यू ईयर में मेडिकल एक्सपेंडिचर के ऊपर गवर्नमेंट ने भी काफी सीरियसली ध्यान दिया है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी काफी बढ़ गए हैं। पहले आज के 20 साल पहले जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होते थे कोई भी बीमारी पे, आज उसके एक्सपेंडिचर 50 गुना बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में भी बहुत बड़े बेनिफिट दिए हैं। अगर मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ मेडिक्लेम के अंदर मेरे या मेरे फैमिली के लिए, तो मुझे 25,000 रुपए तक अगर मैं कोई पॉलिसी लेता हूं तो जो अमाउंट मैंने दिया वो या मैक्सिमम 25,000 तक मेरे को डिडक्शन मिलता है। अगर मैं मेरे पेरेंट्स का भी पॉलिसी लेता हूं इसके ऊपर, तो मुझे एक्स्ट्रा और 25,000 रुपया मिलता है और मैं 50,000 तक मेरे इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो उनके लिए मैं 50,000 तक की पॉलिसी ले सकता हूं, तो मुझे डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा। अगर मैं भी सीनियर सिटीजन हूं और मेरे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो मेरे फैमिली का और मेरे पेरेंट का मुझे 1 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है। से आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए टैक्स बचाने में इस पे आपकी मदद हो सकती है। अच्छा, एक फायदा सरकार और देती है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अगर आपने करवाया हो तो उसका भी टैक्स बेनिफिट सरकार देती है। अमूमन इसकी जानकारी काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को नहीं होती है। तो ऐसे में किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और इसमें क्या सिर्फ सेल्फ इन्वॉल्व है या फिर अपने फैमिली के लिए भी आप बेनिफिट ले सकते हैं? अगर मैं हेल्थ चेकअप के लिए जाता हूं, मेरे खुद हम्म। के लिए या मेरी फैमिली के लिए या मेरे पेरेंट्स के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो मुझे 5,000 रुपए तक एक साल में एक्स्ट्रा और डिडक्शन में क्लेम कर सकता तो ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी हूँ। एप्लीकेबल टोटल है? 5,000 है। खुद का भी आ गया, हाँ। अगर मैं खुद का करता हूँ पेरेंट का नहीं कर रहा हूँ तो भी 5,000 है। मैं और मेरी फैमिली का कर रहा हूँ तो भी 5,000 है। और मेरे पेरेंट्स को हाँ। भी साथ में ऐड तो भी 5,000। इस हेडिंग में खाली 5,000 ही है। अच्छा, टोटल 5,000 है इसमें टोटल 5। आपको जितना कराना है, लेकिन टोटल जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के थ्रू आपको मिलेगा वो टोटल यहाँ पर 5,000 है। ठीक है। अब कुछ स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज भी हमें बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए
सरकार काफ़ी सारे काम कर रही है और उनके मेडिकल वेलफेयर के लिए, हेल्थ वेलफेयर के लिए भी सरकार टैक्स में भी कुछ छूट यहाँ पर देती है। तो ऐसे में कुछ स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स के बारे में बताइए, जो कि अगर हम एज अ टैक्स पेयर अपने माता पिता के लिए लेते हैं तो उसका हम अपने टैक्स आईटीआर फाइल करते समय भी उसको दिखा पाए। तो इस तरह की क्या कोई एक्सपेंसेस हैं? एक्चुअली ऐसा है कि अगर मैं मेरा पेरेंट्स का या मेरा हम्म। मेडिकल ट्रीटमेंट कराता हूँ तो मुझे 75,000 रुपए तक एक्सपेंडिचर अलाउ होता है। लेकिन उसकी ओके। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, कौन सी डिजीज में मिलेगा, कौन सी डिजीज में नहीं मिलेगा। हम्म। और अगर मैं केवल डिसेबल ज्यादा है, उसकी भी अलग लिस्ट है। नॉर्मल डिसेबिलिटी और सेवियर डिसेबिलिटी, उसके अंदर 1,25,000 का डिडक्शन और मिलता है उसका। ओके, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज हमने आपको और बताई। ये इसका ठीक है। वापस एक कंडीशन है, ये कभी मिलेगा जब मैंने इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी नहीं लिया है तो। जी। मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस का पॉलिसी लेके उसमें बेनिफिट क्लेम कर लिया है, हाँ, तो हाँ। फिर मेरे को ये डिडक्शन मिलेगा और इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इसके अलावा विमल जी, कुछ और भी सेक्शंस होते हैं, एटीयू, एटी डबल डी, ये भी सेक्शन होते हैं जिसमें कि डिफरेंटली एबल्ड जो है, डिसेबल्ड हैं, उनको भी यहाँ पर कुछ टैक्स सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता है और उसके बिहाफ में आप कुछ टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं, छूट के लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं। इस सेक्शन के बारे में कुछ बताइए। ये एसएससी जो एक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन है, और हम्म। डिसेबल के अंदर वापस एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके अंदर जो कवर्ड होता है और उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेता है कि आदमी उतना डिसेबल्ड है, तो उसको 75,000 रुपी तक डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80U। हम्म। और वो सेवरली डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है, मेंटली अपसेट है, इस टाइप की दूसरी डिजीज जो आती है उसके अंदर होगा तो 1,25,000 तक उसको फ्री मिलता है। ओके, तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट की आपने बात की, ये कौन से डॉक्टर से लेना ज़रूरी है? ये क्या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल से हम एक सर्टिफिकेट बनवा के ले सकते हैं, या कोई स्पेशल डॉक्टर्स के पास, एक हेल्थ इसका एक्सपर्ट एक्चुअली के पास जाना प्रिस्क्राइब पड़ेगा फॉर्म हमें? होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, और वो ओके। जो डिजीज होगा उसके डॉक्टर से लेना पड़ेगा। और जैसे न्यूरोलॉजिस्ट और अलग अलग डिजीज के अलग अलग डॉक्टर जैसा है, तो उस हम्म। डॉक्टर से आपको लेना है। और ओके, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से ही लेना पड़ता है, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लेना पड़ता है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स का डॉक्टर होना चाहिए। हम्म, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना होता है, राइट? हाँ। ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल में जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर आप एक सर्टिफिकेट लीजिए, उसमें वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने परसेंट डिसेबिलिटी है। उस बेसिस पर आप इस सेक्शन में क्लेम ले सकते हैं, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो एक टैक्स सपोर्ट की तरह सरकार ये बेनिफिट लेकर आई थी। इसके अलावा एक और सेक्शन होता है विमल जी, उसके बारे में भी कुछ समझना चाहेंगे आपसे। 80 डबल डी, थोड़ी देर पहले हम हेल्थ चेकअप की बात कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे कुछ डिसीजेज होती है, सीरियस डिसीज होती हैं, जिसका कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, और कितने तक का क्लेम हम यहाँ पर कर सकते हैं? इसमें एक्चुअली क्या है, 80U के अलावा ये और एक्स्ट्रा डिडक्शन है, ओके। 80DDB। इसके अंदर अगर किसी को इसमें डिजीज है, रेजिडेंट आदमी को, तो 40,000 रुपए तक का उसको डिडक्शन मिलता है। और सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो उसको 1,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा और डिडक्शन मिलता है, पर वो खर्चा करने पे मिलता है। और वो खर्चा करेंगे और हम्म। आपको कुछ रियम्बर्स आ रहा है इंश्योरेंस से या और कहीं से, तो वो उतना हम्म। कम हो जाएगा, बैलेंस का आपको डिडक्शन मिलेगा। समझो मेरे को इंश्योरेंस से 1,00,000 रुपए आया और मेरा खर्चा समझो हम्म। 3,00,000 रुपए हो, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मुझे 1,00,000 रुपए और डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, ओके, तो ठीक है। इसके ज़रिए भी आप देखिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो बाकी जो भी हमने 80 डी, 80 सी के अलावा अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा किया है, तो फिर यहाँ पर आप उसका क्लेम कर सकते हैं, राइट? यस। ओके, ठीक पर है। किसी तो भी देखिए। मेडिकल की नहीं, स्पेसिफाइड डिजीज होनी चाहिए, उसकी पूरी एक्ट में लिस्ट है लंबी चौड़ी, और पंद्रह हम्म। सोलह डिजीज कवर होती है, उसमें से कोई होगा तो। अदरवाइज 80 हम्म। का डिडक्शन तो जो है वो हैंडीकैप और नॉन हैंडीकैप वो भी लिस्ट में आएगा तो ही मिलेगा। और वो ही हम्म। डिजीज के लिए खर्चा किया है और आपको रियम्बर्स हुआ है, तो वो कम करने के बाद बैलेंस का मिलेगा। ओ, ओके।
तो मतलब ये उसके ऊपर भी अगर आपने कुछ खर्चा किया तो ये इसके ऊपर के अभी आपको मिल सकता है इस सेक्शन में, करेक्ट? यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ओ, ओके, तो देखिए काफी लेकिन जो ज्यादा रियम्बर्स सरकार हुआ है यहाँ वो पे। कम हो जाएगा, जो आपको रियम्बर्स हुआ है इंश्योरेंस से वो कम हो जाएगा। हम्म। तो देखिए काफ़ी सारे तरीके से सरकार मदद करना चाह रही है आपकी। तो अपने हेल्थ को लेकर बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर मत करिए। और अगर आप कुछ इस पर खर्चा कर रहे हैं तो सरकार फिर सहूलियत भी दे रही है कि आप उसको आईटीआर के समय दिखाइए। हम अमूमन एटीसी की बात करते हैं, एटीसी के अलावा भी आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे खर्चे आपके ऊपर कुछ डिपेंडेंट होंगे, जिन पर कि मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते होंगे। तो देखिए वो खर्चा भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर हेल्थ चेकअप प्लान कर सकते हैं, तो वो सब कर सकते हैं आप। एटीडी है, एटीयू है, एटी डबल डी बी, ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिसका कि आप यहाँ पर अगर आपका मेडिकली कुछ बड़ा खर्चा हुआ है तो वो इसका आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और कुछ डिसीजेज स्पेसिफाइड होती हैं, वो आप जानकारी जाकर साइट पर ले लीजिए। तो ये कुछ अलग सेक्शन थे जिनके ज़रिए आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। इसमें आप हेल्थ का भी फ़ायदा ले सकते हैं और आपकी वेल्थ भी बन सकती है। चलिए, ये तो आज एक डिस्कशन हमने करने की कोशिश की। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस बीच हमें कुछ सवाल भी मिल रहे हैं काफ़ी सारे व्यूअर्स के, उनको भी एक एक करके शामिल करते हैं। और एक सवाल हमें आया है, यहाँ पर नाम तो मेंशन नहीं है, बट इन्होंने लास्ट ईयर ओल्ड रेजीम के ज़रिए अपने टैक्स फाइल कर दिए थे। अब वो नए रेजीम में जाना चाह रहे हैं, इनको अपना टैक्स कैलकुलेशन को समझ में आया होगा और अब ये नए रेजीम में जाने का निर्णय लेना चाह रहे हैं। तो अब इसको कैसे चेंज करें, उसके लिए क्या नियम है? और ये भी कह रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन है और इनकी सिर्फ एक डिविडेंड इनकम के तौर पर एक इनकम हो रही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको, विमल जी? और काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि अब बजट में जब घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से, तो अगर किसी ने सिलेक्ट नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट अब न्यू रेजीम में आप चले जाएंगे। तो क्या ये डायरेक्टली वहाँ पर चले जाएंगे अगर इन्होंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया, या फिर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है इन्हें? अभी इस बजट के अंदर जो इस साल बजट आया है फरवरी 2023 के अंदर, उसमें इन्होंने क्या किया है कि न्यू रिजीम एक टाइप से डिवाइड डिफॉल्ट आएगी, कंपल्सरी जैसा ही हो गया है। अगर आपको ओल्ड रिजीम पे जाना है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, न्यू रिजीम के लिए कुछ ऑप्ट करना नहीं है। ऑप्ट ओल्ड रिजीम में टैक्स थोड़ा ज्यादा है, न्यू रिजीम में टैक्स बहुत कम है। मतलब ओल्ड और न्यू में जिसका इनकम से जो 50 लाख के आसपास है तो उसको करीब नेट 2 लाख रुपए का टैक्स में फर्क पड़ जाता है। लेकिन न्यू रिजीम में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आपको जो डिडक्शन मिलते हैं कोई भी, वो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ओके, अभी ठीक है। अभी यहाँ पे दो टाइप की इनकम आ जाती है। एक जिसका बिजनेस इनकम है, वो तो लाइफ के अंदर एक बार ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड में लाइफ में एक बार ही आ सकता है। लेकिन जिसकी इनकम अदर देन बिजनेस है, इन सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है, पर यहाँ पे जैसे खाली डिविडेंड इनकम आपने बताया, ये एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं जैसा इनको चाहे वैसे। दोनों रीजन में आप वर्किंग करो, जो आपको सूट करता है उसके अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन जिसका बिजनेस इनकम है वो एवरी ईयर चेंज नहीं कर सकता है, वंस इन अ लाइफ टाइम ही चेंज कर सकता है। ओह, तो इस बात का फिर आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी बिजनेस इनकम कोई आ रही है तो फिर आप एक ही बार ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है आगे सरकार कुछ नई घोषणा करे, कुछ प्रोसेस इसका अनाउंस करे, बट फिलहाल यही है कि समय सही है। अगर आपको ओल्ड रेजीम में जाना है या न्यू रेजीम में जाना है, उसका डिसीजन आप अभी कर लें, और उसका तरीका हमने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और FM शेख जी का सवाल आया है। इन्होंने अप्रैल और मई 2021 के दौरान कोरोना ट्रीटमेंट में करीब 1 लाख पे किया था ट्रीटमेंट के लिए। कंपनी से रीइंबर्समेंट ये इनको मिल चुका है, बट अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या FY 21-22 के ITR में क्या ये इसको फाइल कर सकते हैं, अगर अभी तक इन्होंने फाइल नहीं किया है तो। सवाल विमल जी हमने ये आपको भी भेजा था, तो अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? इसमें ऐसा है, कोविड के लिए कुछ भी खर्चा किसी ने किया हो और हम्म। एम्प्लॉय ने रियम्बर्स किया है तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो आपका रियम्बर्समेंट एक्सपेंसेस में जाएगा और कोई टैक्स उस पर नहीं लगता है। इनकम टैक्स के अगर बताने की भी जरूरत नहीं है, एक साइड में इनकम है एक साइड में खर्चा है, तो नहीं आपका प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। लेकिन समझो हम्म। किसी को ज्यादा क्लियर करना है तो इनकम टैक्स में कॉलम होता है पार्ट 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें एग्जेम्प्टेड रिसीट लिखी जाती है। तो वहां पे वो शो कर सकते हैं रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस।
यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ कि कोविड में अगर किसी की डेथ हो गई है और एम्प्लॉयर उसको कोई पैसा दे रहा है कैश के अंदर या हम्म। चेक के अंदर, मतलब एक्चुअल पैसा, नॉट इन काइंड प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, तो उसको कोई तरह का टैक्स भी नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये रहे एफएम शेख जी आपके लिए। अगला सवाल हमें दिल्ली से आया है सुरेंद्र जी का, और इनका कहना है कि क्या ये अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं डिविडेंड अमाउंट से। ये कुछ सवाल इन्होंने भेजा है। क्या ये प्रोविजन है, क्या ऐसा कुछ नियम कहता है? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको लॉस के सामने ऑफसेट कर सकते हैं। बट इस केस में क्या ये ऐसा कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, वो कोई दूसरे हम्म। हेड के सामने एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। वो खाली ओके। कैपिटल गेन के सामने ही एडजस्ट होगा, और आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और फ्यूचर में जो भी इनकम आएगी कैपिटल गेन की उसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं। हम्म। अगर आपका बिजनेस लॉस है कोई कारण से, वो कोई भी हेड में आप इंटरचेंज एडजस्ट कर सकते हैं। सैलरी का इनकम होगा तो भी वो आपका सेपरेट टैक्स लगेगा। बिजनेस की दूसरे हेड में लॉस है, बिजनेस में लॉस भी है, तो भी सैलरी के सामने एडजस्ट नहीं होगा। तो कैपिटल गेन आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, कैपिटल लॉस वो आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। लेकिन ओके, कैपिटल ठीक है। गेन हुआ है, हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये राय है आपके लिए। कुछ सवाल हमें प्रॉपर्टी से जुड़े भी मिल रहे हैं, क्विकली उनको भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। एक दर्शक का सवाल आया है, इन्होंने बिल्डर से एक फ्लैट लिया है। बिल्डर ने फ्लैट के अलावा पार्किंग चार्जेस, क्लब चार्जेस भी ले लिए हैं, और वो फ्लैट की इंस्टॉलमेंट वो दे रहे हैं। क्या हर इंस्टॉलमेंट पर टीडीएस काटना है? इस पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? और ये सवाल अमूमन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में होता है, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे विमल जी? जैसे समझो बिल्डर ए है, वही जी। क्लब हाउस बना रहा है, वही मेरे से पैसा ले रहा है क्लब का और पार्किंग हम्म। चार्जेस का और फ्लैट का, तो मुझे टीडीएस काटना है। बहुत बार बिल्डर क्या बनाते हैं, क्लब हाउस का एक अलग बना देता है, कंपनी सेपरेट एक कर देते हैं। तो फिर वो क्लब हाउस का चार्जेस का मेरे को टीडीएस नहीं काटना है। फ्लैट का जो पेमेंट करूंगा, पार्किंग चार्जेस का पेमेंट करूंगा, उससे मुझे टीडीएस काटना है। ठीक है, तो ये है राय आपके लिए। लखनऊ से दिव्या जी का सवाल आया है, और इनका सवाल है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनको हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उसको यूटिलाइज कर लिया और एक नया फ्लैट ले लिया। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन सही समय पर नहीं पूरा हो पाया नए घर का, तो अब ये जानना चाह रही है, इनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि जो टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा, क्या वो रिवर्स हो सकता है और इनको वापस से वो उस पर टैक्स देना पड़ सकता है? आप क्या सुझाव देंगे इन्हें विमल जी? में ऐसा है एक्चुअली, ये सेक्शन 54 के बारे में बात कर रहे हैं, 54, 54 ओके। एफ। मैं आपको उसका बैकग्राउंड थोड़ा बताता हूँ कि अगर मेरा ठीक है। कभी भी कोई कैपिटल गेन होता है सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैं हम्म। 2 साल में रेडीमेड मकान खरीद सकता हूँ। 1 साल मैंने पहले अगर कोई खरीद लिया तो वो भी चलता है, और 3 साल में मेरे को बिल्डर से खरीदने का है, जिसका मुझे पोजीशन मिलना चाहिए। हम्म। खरीदने के टाइम पे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लेकिन 3 साल में मुझे पोजीशन भी मिलना चाहिए, बिल्डिंग फिट फॉर हैबिटेबल हैबिटेबल होनी चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन हम्म। सर्टिफिकेट या कंपनी सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अगर मैं मकान के अलावा कोई चीज बेचता हूँ, दूसरी चीज लाइक ज्वेलरी बेचा, मैंने शेयर्स बेचा और कोई चीज बेची, ऑफिस बेची, लैंड बेची, तो भी रूल यही है। और उसमें दूसरा एक कंडीशन है कि मेरा उस दिन 2 मकान नहीं होने चाहिए, एक मकान है तो मैं दूसरा ले सकता हूँ। अब इनके केस में क्या हुआ है, इन्होंने मकान तो बुक कर दिया बिल्डर से, जो 3 साल में उसको पैसे मिलना चाहिए कैपिटल गेन होने के अंदर अंदर, लेकिन अब बिल्डर वो मकान नहीं दे रहा है, उसका काम हेल्डअप हो गया कोई भी कारण से, तो कानून के हिसाब से तो उसका रिवर्स हो जाएगा। पर बहुत सारे जजमेंट है ट्रिब्यूनल के, हाई कोर्ट के, कि अगर आपका पार्ट आपने पूरा कर दिया है, आपने पेमेंट कर दिया है, आपने जो एग्रीमेंट के हिसाब से करना था वो कर दिया है, और उसका आपका डिफॉल्ट नहीं है, बिल्डर आपको नहीं दे सकता है, तो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। आपको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको बिल्डर पोजीशन देगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद में जब भी देगा, आपका डिडक्शन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक्ट के हम्म। हिसाब से नहीं अलाउड है, जजमेंट का उसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा लिटिगेशन हो सकता है। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए। एक और सवाल क्विकली ले लेते हैं। अजमेर से दलवीर सिंह जी ने हमें सवाल भेजा है। काफ़ी मैं तो कहूँगी काफ़ी इनोसेंट सा सवाल है इनका, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोगों के मन में भी आता होगा। अब इनको जो एक होता है, लो इनकम ग्रुप के भी लोग होते हैं जिनको की सैलरी जो है कैश में मिलती है, उनको फॉर्म 16 वगैरह नहीं मिलता। अक्सर हम एसएमई और एमएसएमईज में ये सारी चीज़ें देखते हैं।
तो ऐसे में वो क्या करे, किस तरह से आईटीआर फाइल करें? इनको 20,000 ही मिलता है, स्मॉल स्केल स्टोर पर के लेवल पर काम करते हैं, तो ये किस तरीके से रिटर्न फाइल करे या कैसे अपनी इनकम शो करे? अगर टीडीएस नहीं कटा है तो फॉर्म नंबर 16 होना जरूरी नहीं है। आप उसके ओके। लेटेड पे भी ले लो एम्प्लॉयर से कि भाई ये आदमी हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसका सैलरी 20,000 महीना है, एक साल में हमने इसको 2,40,000 रुपया दिया है या इतना बोनस दिया है, और उसी बेसिस पे आप रिटर्न भर सकते हैं और सैलरी इनकम बता के गाड़ी चल जाएगी। लेकिन टीडीएस क्लेम किया है तो फॉर्म 16 लेना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, चलिए लवली जी, ये सलाह आपके लिए। ऑलराइट, चलिए थोड़ी समय की कमी है, हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपने हमारे दर्शकों के सवाल को और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल टैक्स मंत्रा की इस पेशकश में इतना ही। अपने सवाल हमें भेजते रहिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।